अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यानी इस चैप्टर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की काइनेटिक्स और इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करना है। बेटा इस यूनिट को समझने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहले टर्म है दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल जो है एक्स रिएक्ट कर रहा है वाई जी के साथ, ये एक्स है और ये रिएक्ट कर रहा है वाई जी के साथ। बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में जो स्पीशीज हिस्सा लेती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हैं। एक्स जो है वो वाई जी के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब बेटा एक्स वाई जी के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली रिएक्शन कैसे होगा, एक्स जो है वो प्रॉपर एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वाई जी के साथ कोलाइड करेगा। जब एक्स वाई जी के साथ कोलाइड करेगा तो x का y के साथ जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा और y का z के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट्स में आप देखें कि x अलैदा मॉलिक्यूल है और y z जो है ये अलैदा मॉलिक्यूल है, लेकिन जब x जो है वो y z के साथ कोलाइड किया तो x ने जाहिर बात है y के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देना और y का z के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ऐसी दरमियानी हालत जिसमें रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएं और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो न्यू बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, ऐसी स्टेट को या ऐसी स्पीशी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। बेटा ये वाली जो स्टेट है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हों और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो न्यू बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही हो। तो बेटा जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो x का y के साथ जो है बॉन्ड बन जाएगा और y का z के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे z यहां से लीव कर जाएगा और इससे हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बेटा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इस हालत से गुजरना पड़ता है। यानी अगर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स को अपने ओल्ड बॉन्ड जो है उन्हें ब्रेक करना पड़ता है और रिएक्टेंट्स के दरमियान जब न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट बन जाती है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो है ओवरऑल जाहिर बात है रिएक्टेंट्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल में चेंजेस आती हैं। अब हम उन एनर्जी लेवल में जो चेंजेस हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं या उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, y एक्सिस पे ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट की फर्ज कर लेंगे रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टार्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका लेवल ये है, ये रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी है। एट द एंड जो प्रोडक्ट बन रही है उसका एनर्जी लेवल ये है, यानी रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या है, लो है। लेकिन रिएक्टेंट्स क्या ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किस में से गुजरना पड़ेगा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या किस में से, ट्रांजिशन स्टेट में से। तो जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से गुजर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो जाहिर बात है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल जो है वो और होगा। ये वाला जो एनर्जी लेवल है ना, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का या ट्रांजिशन स्टेट का। ये वो स्टेट है जिस स्टेट में रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो न्यू बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या
बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, जब बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो फिर वो एनर्जी जो है वो अपनी लूज कर देता है। अगर बेटा हम रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या है, लो है। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपनी एनर्जी क्या की, ओवरऑल डिक्रीज की है। तो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसे कहा जाता है रिएक्शन एनर्जी। रिएक्शन एनर्जी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, इस हालत तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो है। यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपनी एनर्जी डिक्रीज की है, अपनी एनर्जी लूज की है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी लूज होती हो, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक और बात कर लेते हैं, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बेटे यहां पर हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये जो है ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये जो है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है और ये जो है ये है दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। अब आप यहां पर देखें कि रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी का जो डिफरेंस है, इस एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एनर्जी। अब यहां पर देखें रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपनी एनर्जी क्या की है, गेन की है इन फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। उन्होंने इर्द से अपनी एनर्जी जो है उसको लेके उसको ज्यादा की है। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती हो, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो बाय गेन ऑफ एनर्जी, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम हो और एनर्जी लूज होती हो, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बेटा ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो बाय गेन ऑफ एनर्जी और बाय अब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटे, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो है वो रिएक्टेंट्स किन्हें कहते हैं, प्रोडक्ट्स किन्हें कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, और इसमें फिर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और रिएक्शन एनर्जी क्या होती है, और फिर रिएक्शंस की दो टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं। इसके बाद बेटा आप लोगों को जो टर्म पता होना चाहिए दैट इज अ सबस्ट्रेट। बेटा सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें कोल्ड बॉन्ड में ब्रेक होना होता है और इसके साथ दूसरा जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करके न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है। वो रिएक्टेंट जिसमें कोल्ड बॉन्ड में ब्रेक होना होता है और दूसरा जो रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके न्यू बॉन्ड बनाता है। यहां पर आप देखें X जो है वो YZ के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो Y और Z का जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है X वो Y के साथ जो न्यू बॉन्ड है वो बना रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ओल्ड बॉन्ड में ब्रेक होना हो और दूसरे रिएजेंट ने जब उसके साथ रिएक्ट करना है तो उसमें न्यू बॉन्ड है बनना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और जो दूसरा इसके साथ मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज अटैकिंग रिएजेंट। यहां पर जो आप कह लें कि जो YZ है
ये सब्सट्रेट है और जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज X। अब जो X है अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, अगर ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रॉन रिच हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बेटा अगर ये जो है X ये क्या हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल या लिबस एसिड, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो उसे न्यूक्लियोफाइल या लिबस बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, आपको इलेक्ट्रोफाइल और लिबस एसिड की टर्म्स आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं। इलेक्ट्रोफाइल से मुराद होता है ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती हो एक्सेप्ट करती हो, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल आयंस हैं वो आ जाएंगे, तमाम के तमाम जो मेटल आयंस हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है कोई भी पॉजिटिव आयन आ सकता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन आ सकता है, हाइड्रोनियम आयन आ सकता है, ठीक है, ब्रोमोनियम आयन आ सकता है। इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं वो सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोफाइल होती हैं और या उन्हें लिबस एसिड कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या लिबस बेस कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ब्रोमाइड आयन आ जाएगा, आयोडाइड आयन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यानी ये न्यूट्रल या नेगेटिव स्पीशीज हो सकती है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान रिएक्शन होगा वो रिएक्शन बेसिकली कुछ इस तरह होगा, ये मेटल है और ये लिगेंड है। आप लोगों को पता है कि जब लिगेंड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है बेटा डोनेट करता है, ठीक है। तो जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो लिगेंड होगा दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल और जो मेटल होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे मेटल और लिगेंड के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को आई थिंक जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के जो टर्म्स हैं इनके बारे में क्लियर हो गया होगा। बेटा सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो बेसिकली दो हैं, यहां पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूट करना यानी रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मेटल है और इसके साथ फर्ज कर लें कि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसी और लिगेंड के साथ, ये 6 जो है न्यू लिगेंड्स हैं, इन्हें मैंने एल स्टेरिक से शो किया है। जो पहले वाले ओल्ड लिगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स में उन्हें मैंने सिर्फ एल से शो किया है, ये वाले न्यू लिगेंड्स हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये वाले जो लिगेंड्स हैं इस लिगेंड को रिप्लेस कर दें, ये 6 जो एल हैं ये अलग हो जाएं और मेटल के साथ जो 6 न्यू लिगेंड्स हैं वो लिंक कर दें, तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहां पर लिगेंड ने, न्यू लिगेंड ने ओल्ड लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, यानी ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज अ लिगेंड या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा सेकंड एग्जांपल और है जिसमें मेटल के साथ फॉर एग्जांपल लिगेंड जुड़े हैं और इस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई और मेटल रिएक्ट करती है, तो ये वाली जो मेटल है इस मेटल को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। यानी यहां पर बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को रिप्लेस किया और इस रिएक्शन में एक न्यू मेटल ने ओल्ड मेटल को रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में ये न्यू मेटल चली जाएगी एम स्टेरिक जिसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और जो पहले वाली मेटल है वो लीव कर जाएगी। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शंस को
लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एक न्यू मेटल ओल्ड मेटल को रिप्लेस करते हैं, ऐसे रिएक्शन को मेटल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतने ही इंशाल्लाह, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।